डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 6 की अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं लोहे के औजार और खेती के बारे में। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। हमारे लिए एक बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक लोहे का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन हमेशा से स्थिति ऐसी नहीं थी। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। हमें महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। महापाषाण कब्रों के बारे में मैंने आपको अध्याय 4 में पढ़ाया था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें उसके बढ़ते उपयोग के बारे में बताया गया है, जैसे जंगलों को साफ करने वाली कुल्हाड़ियाँ और जुताई के फल के लिए जो लोहे का प्रयोग होता था। उससे पहले हमने ये देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वहाँ पे लोगों को लोहे के बारे में उतना धातु के रूप में नहीं पता था। आइए जानते हैं कृषि उत्पादन के लिए बढ़ाए गए जो अन्य कदम थे जिसमें लोहे का बहुत उपयोग था। समृद्ध गांवों के बिना किसी भी राज्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज भी हमारे भारत, जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, तब भी हमारे लिए एक गांव का समृद्ध होना, कृषि का समृद्ध होना बहुत ही ज़रूरत है। हमारी अर्थव्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरीके से कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, जैसे कि हमने अध्याय 5 में ये देखा था कि कृषि के लिए नए प्रकार के औजार और उनकी नई नई तकनीकियों का उस समय प्रयोग होने लगा था। उसी तरीके से सिंचाई भी बहुत आवश्यकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृषि के लिए वर्षा का होना और वर्षा ना होने पर जल के लिए अन्य प्रकार के साधनों की उपलब्धता कराना बहुत ज़रूरी है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जिनसे हम कृषि में अच्छे योगदान दे सकते थे। अब हम जानते हैं कि गांव में कौन लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप में जो हमारा उपमहाद्वीप है हमेशा से ग्रामीण सभ्यता की ओर था। जैसा कि हमने देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय थी, लेकिन उसके पश्चात जब वैदिक सभ्यता आई तो वह गांव की ओर ही अग्रसित हुई। उसके बाद धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वह गाँवों में रहती थी। इसमें गाँव दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश भागों में गाँव में कम से कम कई तरीके के लोग रहते थे। आइए जानते हैं, इनको हम लोगों ने क्षेत्रों के वाइज बांटा हुआ है, मतलब दक्षिण हिस्से में अलग है, उत्तरी हिस्से में अलग है। सबसे पहले जानते हैं दक्षिणी हिस्से के बारे में। दक्षिणी हिस्से के जो लोग थे उनमें कम से कम 3 तरीके के लोग थे। जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें हम विल्लल्ला कहते थे। जो साधारण हलवाओं के तरीके रहते थे, जो साधारण लोग थे उन्हें उणवार, और जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें हम दास कैडियार या अधिमई कहते थे। इसके बाद हम आते हैं देश के उत्तरी हिस्से में। यहाँ पे जो गांव का प्रधान होता था वह ग्राम भोजक कहलाता था। यह अक्सर एक ही परिवार का होता था, अर्थात यह आनुवंशिक व्यवस्था थी। यहाँ पर इस पद पे कई पीढ़ियों तक लोग बने रहते थे। इसके पश्चात जो इस पद पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, अधिकतर वही इस पद पे बनता था, और इसके बाद इन्हीं के पुत्र और इन्हीं के जो वंश के आगे के लोग थे वह आगे बने रहते थे। उसके पश्चात हम आते हैं, इसके पश्चात हम यह भी देखते हैं कि जो ये लोग बहुत प्रभावी होते थे। इस कारण इनको जो राजा लोग थे वह इनको कर वसूलने का कार्य भी करने को देते थे। इसके अलावा ये न्याय का कार्य और प्रशासन बनाए रखने का कार्य, मतलब आज के टाइम की जो हमारी न्याय व्यवस्था है वह, और जो पुलिस की व्यवस्था है उस तरीके का कार्य भी करते थे। इसके अलावा वहाँ पे स्वतंत्र कृषक होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ये ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इनमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। इनके पास अपनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी। उसके बाद आते थे दास या कर्मकार। ये वो लोग होते थे जो दूसरों की ज़मीनों पर कार्य करके अपनी जीविका
चलाते थे। इसके अलावा गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई या बुनकर जैसे लोग भी होते थे। हम थोड़ा सा जानते हैं संगम साहित्य के बारे में। तमिल की जो प्राचीन रचनाएं होती हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रे जो में कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांवों में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख हमने अभी किया है ना ऊपर, इन सब का उल्लेख यहाँ पे हमें संगम में मिलता है। आइए जानते हैं सिक्कों के बारे में। जो पुरातत्वविद में को इस युग में हजारों सिक्के मिले। हजारों सिक्के, कुछ सिक्के आहा सिक्के थे। यह सिक्के सामान्यतः आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पे कुछ लिखा नहीं होता था, परंतु इन पे कुछ चिन्ह या ठप्पे लगे होते, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे कोई अक्षर नहीं लिखा है, बट तरह तरह की आकृतियों के बने हुए हैं। ये जो सिक्के हैं ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, और इसका जो प्रचलन था वह ईसा के आरंभिक सदियों में, मतलब जो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में था, वह हमें मिलते हैं। चांदी और तांबे के अधिकतर ये सिक्के बनाए जाते थे। इन सिक्कों से हमें, मतलब हमें जो व्यापार और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है वह हमें इन सिक्कों से पता चलता है। आइए जानते हैं नगर के बारे में। नगर, आप सभी को पता है कि नगर हमारे जो अर्थव्यवस्था थी उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, अनेक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती थी या जो भी तरह तरह के व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे वह नगरों में ही होते थे। महाजनपदों की जो राजधानियां थी वह प्रमुख शहरों के रूप में उभरी थी। यहाँ पे अनेक प्रकार के महल मिलते थे, बाजार मिलते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी जो सिर्फ नगरों में ही मिलती थी। लगभग 2500 साल पहले से नगर एक बहुत महत्वपूर्ण रहा था। यह उदाहरण के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मथुरा के बारे में। हमने मथुरा के बारे में यह देखते हैं कि यह लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों की राजधानी बना था। यहाँ पर यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्ते थे। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। इसमें शहर के चारों ओर अच्छे से किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिर थे, जैसा कि हम अभी भी देख सकते हैं कि मथुरा में अनेक मंदिर है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है मथुरा। इस प्रकार का वहाँ पहले भी था। यहाँ जो आसपास के किसान और पशुपालक थे वह गाँव में रहने वालों, जो गाँव में मतलब स्पेशली रहने वाले लोग थे, वह शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा एक बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। हम आगे के समय में पढ़ेंगे कि मथुरा की जो शैली थी वह मूर्तियों बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह 2000 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। यह एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन धर्म थे। इसके अलावा यहाँ हिंदू धर्म, कृष्ण भक्त का ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे अनेक प्रस्तर खंड और मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा अन्य अभिलेख में मिले हैं। यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वह संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों को मठों या मंदिरों में दिए जाने, मतलब जो स्त्री या पुरुष मठों या मंदिरों या जो धार्मिक स्थलों पर दान करते थे उसका उल्लेख यहाँ पर इन अभिलेखों में किया गया है। शहर के जो राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी या जो अमीर लोग होते थे, जो शिल्पकार होते थे, वही अधिकतर इस तरीके का दान करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वाले, इसके अलावा इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। आइए हम जानते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में। पुरास्थलों में कई प्रकार के शिल्प के नमूने मिले। हमने देखा ही है कि जितनी हमने अभी तक सभ्यताएं पढ़ी हैं या जितने समय से हम अभी तक हिस्ट्री के चैप्टर कवर किए हैं, हमने देखा है कि हर जगह कला एक, मतलब हर सभ्यता का एक अनोखा ही शिल्प उभर के आया है। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और इसी तरीके से इस काल में भी मिले हैं। इस समय मिट्टी में बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये अधिकतर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते थे। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु के तरह दिखने वाले होते थे तथा इन पर चमकदार काली सतह होती थी। इसको बनाने के लिए जो कुम्हार मिट्टी का जो प्रयोग करते थे उनको पहले भट्टों पर
उच्च तापमान पर रखा जाता था। इसके परिणाम स्वरूप जो बाहर की सतह होती थी बर्तनों की वह काली हो जाती थी। इसके बाद इन पर एक काली लेप भी लगाया जाता था जो बर्तनों को एकदम शीशे की तरीके चमकाता था। इसके अलावा हमें अन्य दूसरे शिल्पों के यहाँ पे अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन हमें यह पता चलता है ग्रंथों से कि मथुरा और वाराणसी और इसके साथ साथ दक्षिण में मदुरै कपड़े उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे, परंतु यहाँ पे उतने हमें इन तरह की चीज़ों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि अनेक व्यापारी और शिल्पकार अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों को काम परीक्षण देना, कच्चे माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था, यह उनका कार्य था। जबकि व्यापारिक जो श्रेणियाँ होती थी उनका कार्य था व्यापार का संचालन करना। यह जो श्रेणियाँ होती थी ये बैंक का काम करती थी, यह लोगों का पैसा जमा रखती थी और इसके जो धन निवेश का जो लाभ के लिए कुछ हिस्सा उन्हें लाभ का वापस भी किया जाता था जब वह पैसा वापस लेते थे, और कुछ हिस्सा उनका धर्म या फिर क्या बोलते जो मठ या जो धार्मिक संस्थानें थी उनको भी दिया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं अरिकामेडु के बारे में। अरिकामेडु पुडुचेरी में है। यह लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक बहुत पतन था। यहाँ पर मतलब एक प्रकार का बंदरगाह था। यहाँ पर दूर दूर से जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना हमें एक ढांचा मिला है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसको देखकर लगता है कि ये गोदाम रहा होगा। यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों जैसे एम्फोरा के पात्र मिले हैं। यहाँ पर इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से हाथों को पकड़ने वाले हत्थे लगे हुए, मतलब जैसे आप आज के हम एग्जांपल के तौर में देख सकते हैं, जैसे जो आज के कप होते हैं उनमें एक तरह से हत्था लगा होता है, यानी कि आप हाथ जिससे आप पकड़ सकते हैं। उस समय वो दोनों तरफ लगे होते थे। इसके अलावा यहाँ पे एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक प्रसिद्ध शहर एरेटाइन के नाम पे रखा गया है। इसके पश्चात यहाँ पे इसकी जो रचना हुई थी वहाँ पे वो गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम में ही था, परंतु वे बनाए यहाँ गए थे। यहाँ पे रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की जो रंगाई होती थी, जो कपड़ा बनने के बाद जो उसके रंग करने का कार्य होता था वह भी मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे शीशे और अन्य बहुमूल्य पत्थर से मनके बनाने का भी साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि जो अरिकामेडु था वह एक प्रकार की एक रोमन बस्ती था। वहाँ पे रोम से बहुत ज़्यादा ही वहाँ का जुड़ाव था। आइए हम जानते हैं एक विदेशी साइट के बारे में जो हमारे चैप्टर में दी रहती है। आज हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास तभी हुआ होगा जब हमारे यहाँ गंगा में जो नए उस समय जो नगर बस रहे थे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, जिस प्रकार उस समय के नगर बस रहे थे उसी समय उनका भी विकास हुआ था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 वर्ष पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, मतलब उसने खुद के बारे में ये कहा था। इसके अलावा अन्य शासकों ने भी वहाँ पे कई प्रकार के मंदिर तथा महल बनवाए हैं। इन्होंने एक बड़े बड़े रंग मंडल मतलब एम्फी थिएटर का भी वहाँ बनवाए हैं। यह एक ऐसा होता था जिसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दे सकते हैं। आज के टाइम में हम इसको ऑडिटोरियम से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नानागार भी बनवाए गए हैं जिसमें स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट रहता था। एक ही जिसमें जो निर्धारित टाइम पीरियड होता था जहाँ पे वो लोग आते थे। यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे और बैठ के बातचीत वगैरह करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागार, फव्वारे और गुसल खानों के लिए पानी मतलब लाया जा सकता था। मतलब एक बहुत पूरा एक तरीके से एक आधुनिक समय के तरीके वहाँ पे जो रचना थी उस तरीके की थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर
आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।